गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमर आप लोग के सामने एक बार फिर संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से आपके सामने संविधान लेकर आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने देखा इतिहास की सीरीज देखा, इतिहास में हुमायूं तक आपने देखा, बाबर हुमायूं देखा, उसके बाद मुगल का, वो आपकी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। करंट भी आपका साथ में चलता रहेगा, लेकिन संविधान की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इस वजह से संविधान को थोड़ा देखेंगे। स्पेशली यूपीएसआई के लिए और जितने भी मतलब पीसीएसआरओ के लिए है, आप संविधान की वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से देखिए। इससे पहले मैंने एक संविधान का वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में आपको जाकर वो वीडियो सारी क्या एक ही वीडियो है, एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने बेसिक बताया है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, किसी भी देश को एक संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या निहित होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया गया। अगर आप बिगिनर हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल आप निश्चित रूप से उसमें आप अच्छे से समझ में आएगा। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। हमने उसमें ये सारा सब कुछ बता दिया था, तो एक बार इस वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बिना समय। संविधान हमने सब कुछ बता दिया था, थोड़ा बहुत उसमें मैंने इतना सा बता दिया था। हमने ये बता दिया था कि क्रिप्स मिशन आता है भारत, और क्रिप्स मिशन हमने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग मांगता है और कहते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और सफलता के बाद हम आपके संविधान निर्माण की बात सोचेंगे। इस क्रिप्स मिशन जो 1942 में होता है, इसका जमकर सब लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस भी विरोध करती है और मुस्लिम लीग भी विरोध करती है। और इसको कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने, आपसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पोस्ट डेटेड चेक कहा। इस तरीके से क्रिप्स मिशन यहाँ से भाग जाते हैं। अब देखिए फिर भारत में वहां की स्थिति क्या होती है, मैंने बताया भी था, फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, क्योंकि मूल यहीं से है। यहाँ से आप समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। अगर उसे नहीं भी देखना चाहते तो यहाँ से तो बिल्कुल स्किप अपना कीजिएगा, एक एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। सीरियसली बताऊं, ऐसे आपको जल्दी मिलेगा नहीं और कहीं जगह, तो आप एकदम एक भी लाइन स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक जगह से खोज के मैं लाता हूँ, आप चीज को बताता हूँ। अब देखिए संविधान में अगर देखा जाए तो उसके बाद स्थिति क्या होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। कहाँ चुनाव होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है। और ब्रिटेन के चुनाव की स्थिति ये होती है कि ब्रिटेन में चुनाव में एक पार्टी जीतती है और इटली की सरकार बनती है। वहां पे लेबर पार्टी जीतती है। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी जीतती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी नरमपंथी थे और यह उदार चरित्र के थे, और लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री नया बनकर आता है कौन? इटली, क्लीमेंटन इटली। इस तरीके से हमने देखा ब्रिटेन की स्थिति। देखिए 1945 में चुनाव के दौरान लेबर पार्टी जीत कर आती है, इटली प्रधानमंत्री बन जाता है। इटली जब प्रधानमंत्री बनता है तो मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन में, मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन में भाषण देता है और कहता है कि स्वतंत्रता सबका अधिकार है और मैं भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए तत्पर हूं। मतलब ये भारतीयों की स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए क्या करता है इटली, अपने कैबिनेट के, किसके? अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को, कितने मंत्रियों को? 3 मंत्रियों को भारत भेजता है। और यही 3 मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कौन? एबी अलेक्जेंडर। यहां पे क्या होता है? अध्यक्ष ये बनता है। कौन? अध्यक्ष। अब देखिए पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष रहता है इसमें,
स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन है तो उसका अध्यक्ष क्रिप्स रहता है और 1946 में पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बनता है। अगर बहुत ज्यादा डीप जाओगे, यूपीएससी देना चाहते हैं तो पूछ देगा कि ये पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष था तो इसमें ये क्या बनकर आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप यकीन कीजिए। और ये एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। क्या था? नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री। अब देखिए पैट्रिक लॉरेंस, बस आप इसको याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बनकर आता है और इसके कैबिनेट के 3 मंत्री रहते, इसलिए इस मिशन का नाम रखा कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। जब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है, मई 1946 में यहां पे बैठक बुलाता है और बात करता है और कहते हैं, यही पैट्रिक लॉरेंस कहता है कि हम लोग आए हैं यहाँ पे, इटली साहब आ गए हैं और वो चाहते हैं आप लोग आजाद हो जाए। वो आजादी हम बिल्कुल आपको देंगे और आप आजादी के बाद हम आपके संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे, हम आपको बताएंगे, संविधान के निर्माण में आपकी मदद करेंगे। ये बात की जाती है। और यहीं पे पैट्रिक लॉरेंस एक मतलब सबको, देखिए अगर हमें आए और हम किसी को समझाना चाहते हैं, ग्रुप को बैठाएं और अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है और अपनी बात बताते हैं और सब समझाते हैं कि हम आपके, वहां पे ब्रिटेन में सरकार बदल गई है, हम आपके स्वतंत्रता के लिए तत्पर हैं और हम आपकी स्वतंत्रता चाहते हैं। इस तरीके से कैबिनेट मिशन अपनी बात रखते हैं और यहाँ के भी कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातों को सुनते हैं और यह तय किया जाता है कि यहाँ पर एक चुनाव होगा। कैसा चुनाव होगा? कैबिनेट मिशन आती है किसके निर्माण के लिए? संविधान सभा के। संविधान सभा के। अब देखिए कैबिनेट मिशन आती है संविधान सभा के निर्माण के, संविधान निर्माण के लिए आता है, मतलब संविधान निर्माण में मदद करने। तो एक बात बताइए, संविधान निर्माण की मदद के लिए आ रहे हैं तो इसके निर्माण के लिए भी तो एक सभा चाहिए। हम कह रहे हैं एक इंजीनियर आ रहा है और इंजीनियर आ रहा है और कह रहा है कि हम आपके घर बनाने में मदद करेंगे, तो उस घर को बनाने के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए ना, आपको एक वर्किंग फॉर्म चाहिए ना। ठीक उसी तरह कैबिनेट मिशन आई, पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष अपनी बात रखता है और संविधान के निर्माण की बात करता है और इस संविधान के निर्माण के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की। बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए, एक लाइन आप कहीं मिस नहीं करना, नहीं तो आप खुद क्लॉस करोगे। संविधान सभा, इस संविधान सभा के निर्माण की बात करिए। अब ये संविधान सभा के निर्माण होगी तो ये कहा जाएगा कि भाई ये संविधान सभा का निर्माण कैसा होगा। यहां से आया संविधान का निर्माण, फिर संविधान सभा इसके निर्माण के लिए, तो अब इसका निर्माण कैसे होगा? ये भारत की स्थितियां देखी जाती है, पूरा उसका देखा जाता है, जियोग्राफिकल एरिया देखा जाता है, हर चीज देखा जाता है, यहाँ लोगों को देखा जाता है, यहाँ पे मतलब आपको देखा जाए कितने यहाँ पे हिंदू के कितने प्रतिशत है, मुस्लिम कितने प्रतिशत है, सिख कितने प्रतिशत है, सबका परसेंटेज देखा जाता है। सारे जाति धर्म हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के निर्माण के लिए हम कहें कि इस संविधान सभा के निर्माण में हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पढ़ा रहे हैं और हम कहें कि हम गोरखपुरिया को, जैसे चाहे हम यूपी वासियों को, चाहे कहीं भी, मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहार यूपी के रहने वाले लोगों को अगर हम कह दें कर्नाटक का कोई व्यक्ति सदस्य बन जाए हमारा और ये बताए कि यूपी में ये खाया जाता है, यूपी में ऐसे रहा जाता है, वो अच्छे से नहीं बताएगा ना। यहाँ पे हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए वहां से एक संविधान सभा का सदस्य चुनकर लाना और निकालना और वह अपने लोगों का प्रतिनिधित्व जाएगा और रखेगा और बताएगा कि हमारे यहाँ ये चीजें कमी है, ये चीजें चाहिए। इस वजह से संविधान सभा का निर्माण के लिए
देश के प्रत्येक हिस्से से सदस्य आने चाहिए, हर जगह से आने चाहिए, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व वाली एक टीम चाहिए। इस तरीके से संविधान सभा के निर्माण में ध्यान दिया गया। संविधान सभा के निर्माण के लिए जब बात हुई तो वहां पे ये देखा गया सबसे पहले भारत की जनता। तो लगभग उस समय भारत की जनता 40 करोड़ थी। 40 करोड़ थी तो ये कहा गया कि एक जो संविधान सभा का सदस्य होगा, एक जो सदस्य होगा वह 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। कितने का? 10 लाख प्रतिनिधित्व लोगों का करेगा। इस तरीके से संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य मतलब हुआ कि कितने सदस्य रहेंगे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य रहेंगे? 389 सदस्य रहेंगे। देखिए एकदम बेसिक से समझिए, कितने सदस्य? 3। लगभग उस समय एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व। लगभग भारत की जनता कितनी थी? लगभग 40 करोड़ उस समय जनता थी, लगभग 40 करोड़, मैं गिना नहीं था। अब देखिए 389 सदस्य हो गए। अब इसमें देखा जाए यह 389 सदस्य कहाँ के होंगे आखिर? थोड़ा सा भारतीय मानचित्र पे चलते हैं बच्चा। यह देखा जाए 389 सदस्य, देखा जाए 389 सदस्य। इसमें क्या था? हर जगह देखा जाए उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार की। तो 292 ब्रिटिश क्षेत्र से, कितने ब्रिटिश प्रांत से? 292 ब्रिटिश प्रांत से, 292 ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत भी थी, छोटे छोटे रियासत थे, कुछ बड़ी रियासतें भी थी। वहां के देशीय राजा थे, स्थानीय राजा थे, वो राज्य करते थे। और वो कितनी थी? 93 देशी रियासत। कितने रियासत? 93 देशी रियासत। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे इस समय आपकी यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित, वैसे ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पिछले वीडियो मैंने बताया था आपका कुर्ग है, दिल्ली है, अजमेर मारवाड़ा वाला है, कुर्ग है, दिल्ली है, अजमेर मारवाड़ा वाला है, अजमेर मारवाड़ा, और इधर बलूचिस्तान आधा रहेगा, बलूचिस्तान। ये 4। इस तरीके से देखा गया कि सब कुछ देखने के बाद यह निकल कर आया कि 389 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 देशी रियासत से। इस तरीके से ये सब चीज देखा गया। फिर देखा गया कि भाई यहाँ पे तो बहुत जाति धर्मों के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, तो उनको कैसे देखा जाए कि कहीं उनके साथ कोई छल कपट ना हो जाए, शायद वो लोग असंतोष रहेंगे। और समाज का, समुदाय का एक भी हिस्सा अगर असंतोषजनक वाली बात उसके अंदर रह रही है तो इस संविधान का मतलब ही क्या रह जाएगा। इस वजह से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रहते हुए यहाँ बात तय की जाती है। और यह 292 प्लस 4 मतलब ये ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसमें सारे जाति समुदाय को 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया, 3 लोगों में। एक जो था सामान्य था। कौन था? सामान्य। इसी में आपके बौद्ध और जैन दोनों आ गए। सामान्य में हिंदू, बौद्ध, जैन। एक जो आपके थे बंटवारा, कौन? मुस्लिम। एक जो बंटवारा हुआ सिख। तो कितने? सामान्य, मुस्लिम, सिख, 3 चीजों में बंटवारा हुआ। और इसमें बंटवारा कैसे हुआ? इसमें 213 सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ और 79 मुस्लिम के लिए, और 4 अगर देखा जाए तो किसके लिए? 4 मतलब आप इसके देखेंगे तो सिख के लिए। अगर आप यह जोड़ेंगे तो हमें लग रहा है 296 आ जाएगा, 296। तो देशी रियासत की नहीं, वो तो छोटे जो राजा थे वो देशी रियासत में उनकी हुकूमत थी, वो अपने से एक सदस्य देते। लेकिन ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का देखा गया, मतलब यहाँ पे देखा गया सबको ध्यान में रखते हुए, तो सामान्य 213 लोग को दिया गया कि ये सामान्य लोग हैं। इसमें हिंदू, आपका हिंदू भी आ गया,
जैन भी आ गया, बौद्ध भी, मुस्लिम 79 लोग और यह सिख मतलब 4। इस तरीके से लोगों की जनसंख्या को हर चीज देखते हुए, बंटवारा को देखते हुए ये चीज ध्यान में रखा गया, ये चीज इतना। अभी आप ये ना जाइएगा कि 208 कांग्रेस जीती, ये जीती, वो सब बाद में। अब देखिए यह सब बात किया गया, यह सब बात निश्चित हो गई कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में 1946 संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, समाज के वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कुल कितनी सीट, 389 सीट निश्चित की गई। 389 सीट में अगर देखा जाए एक सदस्य को 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय लगभग जनता कितनी थी, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। और फिर मैंने बताया सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। मैंने बताया ब्रिटिश प्रांत से 292, 93 देसी रियासत, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। इनको जोड़ के देसी रियासत वाले को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, इतने में ये देखा गया। ये सब तैयार किया गया। नेहरू और इस पे अपनी संतुष्टि जारी करते, कहते ठीक है चलो चुनाव हो जाए, उसके बाद बात देखते हैं। ये सब इतनी चीजें क्लियर हो गई। यह क्लियर होने के बाद चुनाव होता है जुलाई 1946 में। कब होता है? जुलाई 1946 में। इस जो जुलाई 1946 में चुनाव होता है, इस चुनाव की स्थितियां क्या होती हैं, इसमें सर्वाधिक सीट कौन जीतता है, अब देखिए। इस जुलाई 1946 में जो चुनाव होता है संविधान सभा के सदस्य के लिए, संविधान के लिए, इसमें कांग्रेस क्या करती है, सर्वाधिक सीट जीतकर आती है, जिसमें कुल कितनी सीट थी, 208 सीट। कितनी सीट? 208 सीट। इस 208 सीट में अगर देखा जाए कांग्रेस ने अपने मतलब 199 उम्मीदवार को सीट पर खड़ा किया था और 9 अपने समर्थित थे। इसके समर्थित कितने थे? 9 थे। इस तरीके से दोनों जोड़ो तो 208 सीट कौन जीत कर आया? कांग्रेस। अपने खुद के कैंडिडेट कितने खड़े किए? 199। 199 ने 210 खड़े किए थे। कितने खड़े किए थे? 210। 210 में कितने जीते? 9। बाकी इसके समर्थन से जो खड़े थे उसमें कितने जीत कर आए? 9। इस तरीके से कांग्रेस ने कितना जीता? 208। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद यही करता हूं। समझ में आए तो इस वीडियो को आप कमेंट मतलब कीजिएगा, कहीं भी कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कांग्रेस हो गया। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को मात्र सीट मिलती है 73 सीट। कितनी सीट मिलती है? 73 सीट। निर्दलीय जीत कर आते हैं कौन? निर्दलीय कितने? 8 सीट। निर्दलीय कितने जीते? 8। इस तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम लीग की सीट सबसे कम आती है। अगर देखा जाए रेशियो में, यह 25% से कम सीटों पर चुनाव जीत कर आते हैं कौन? मुस्लिम लीग। इस तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम लीग भाई गुस्साएंगे ना। अब यह क्या होता है, जब यह चुनाव हो जाता है, यह चुनाव हो जाता है तो एक ये चीज होती है कि अंतरिम सरकार की बैठक होती है। क्या करता है कि बेबल क्या करता है, उस समय भारत का वायसराय रहता है और बेबल कहता है, नेहरू को बुलाता है, आमंत्रित करता है, कहता है नेहरू जी आप अंतरिम सरकार की गठन कीजिए और यह तब तक यह संविधान सभा के जो सदस्य जीत कर आए हैं और यह संविधान सभा का सदस्य, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वह 10 लाख लोगों की बात रखेगा और सारे यह सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। यह बात तय होती है। जब यह बेबल बुलाता है, किसको? पंडित नेहरू को बुलाता है। इतना मैं थोड़ा रब करता हूं। अब इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा क्या होता है, ये इतने सदस्य चुनकर आ जाते हैं। जब चुनकर आ जाते हैं, हमने बताया जुलाई 1946 में चुनाव हो गए। अब देखिए इसमें सब मतलब मुस्लिम लीग क्या संतुष्ट थी? मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी और मुस्लिम लीग मात्र 25% से भी 73 सीट जीती है, 25% से भी कम सीट आती है। इस तरीके से बेबल कहता है, नेहरू को आमंत्रित करता है। 1 अगस्त 1946 को नेहरू को कहता है कि आइए और अंतरिम सरकार की गठन कीजिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे अत्यधिक सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई थी। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 1 अगस्त 1946 को जब यह मतलब आमंत्रित किया जाता है किसको?
कांग्रेस को, नेहरू को बेबल आमंत्रित करता है किसके लिए, अंतरिम सरकार के गठन के लिए, तब मुस्लिम लीग काफी गुस्साई रहती है और मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट रहती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे भी काफी विरोध में, ये कैसे हो गया, हम लोग इतनी कम सीट, पहले जानते हैं कि सीट ज्यादा आएगी। इस तरीके से नानुकुर करते एक भाषण दिया जाता है और वह भयावह दिन था 16 अगस्त 1946 और एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है और आगे होगा। इस तरीके से देखा जाए तो 16 अगस्त 1946 को एक दिवस मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। यह एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आ गया है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। और इसी क्या होता है, इसी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन देखा जाए तो ये बंगाल है और बंगाल में देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल पश्चिम, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं जहाँ पे हिंदू की अधिकता थी, यहाँ पे हिंदू की अधिकता थी तो यहाँ पे मुस्लिम मारे जाते हैं, जहाँ पे इनकी अधिकता थी वहां पे सब, मतलब एक भीषण नरसंहार होता है बंगाल की गलियों में। और इस दिन इतना ज्यादा भयंकर मतलब रक्तपात होता है, इससे विचलित हो जाते हैं नेहरू और कहते हैं भाई अब ऐसे तो नहीं चल पाएगा। और पटेल भी कहते हैं कि अगर यह पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ तो भारत में कई पाकिस्तान बन बैठेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे में जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, भयंकर रक्तपात होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन? बंगाल। इस तरीके से जैसे ही 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो संबंध थे उनमें और भी खाई आ जाता है, एक दरार आ जाती है इस तरीके से। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को बेबल की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन कर दी। इसकी अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946, इसमें अध्यक्ष बेबल था। कौन था? बेबल था। और उपाध्यक्ष नेहरू थे। कौन थे उपाध्यक्ष? पंडित नेहरू थे। और इसमें कुल इनको लेकर 15 सदस्य भी थे। कितने सदस्य? कहीं कहीं 13 सदस्य दिए जाते हैं, ठीक, 15 सदस्य। और इसमें अगर देखा जाए तो एक अहम मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय दिया जाता है मुस्लिम लीग के एक सक्रिय सदस्य को, जिनका नाम था लियाकत अली खान। क्या? लियाकत अली खान। इस वजह से दिया गया था कि भैया यह संतुष्ट रहें और विरोध ना करें और पाकिस्तान का राग अलाप छोड़ दें। लेकिन 2 सितंबर को जो बैठक होती है, बेबल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नेहरू, 15 सदस्य, जिसमें एक वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को। लेकिन इसमें अंतरिम सरकार में बार बार एक ही चीज आ रही है कि कैसे भी इसमें फूट डालो और हमेशा कुछ ना कुछ असंतोषजनक वाली बात करना और अंतरिम सरकार को ढंग से ना चल देना पाना, यह मुस्लिम लीग की नीति रही। इस सब चीजों से नेहरू और पटेल बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा में भारत के 2 प्रतिष्ठित नेता जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये याद रखने वाली बातें हैं। इस तरीके से अगर यह सब इतना सब कुछ होता है, अब यह इतना होता है तो माउंटबेटन योजना, देखो इसमें क्या होता है कि माउंटबेटन योजना बाद में आएगा। इतना कुछ होने के बाद, अंतरिम सरकार की गठन होने के बाद अनबन अभी भी चल रहा है, सरकार ढंग से सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, उधर ब्रिटेन में स्थितियां ये होती हैं कि 20 फरवरी 1947 को क्या करता है, इटली हाउस ऑफ कॉमन में खड़ा होता है और भाषण देता है कि मैं ये इटली यह घोषणा करता हूं कि मैं भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। भारतीय कब? 30 जून 1948 को।
कब कहता है? 30 जून 1948 को। कब ये कहता है? 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि भारतीय स्वतंत्र हो जाएंगे 30 जून 1948 को। यह सब करने के बाद क्या होता है? भारत में मतलब अंतरिम सरकार में ढंग से काम नहीं हो पा रहा, अनमन की स्थितियां बनी हुई हैं, आंतरिक लड़ाइयां छिड़ गई हैं, इस तरीके से काम हो नहीं पा रहा। इधर यह सब स्थिति देख रहा है कौन? इटली भी देख रहा है। और अब क्या होता है कि बेबल को इटली कहता है अब तुम वापस आओ, मैं अपने तरीके से एक और काम करता हूँ। इस तरीके से इटली क्या करता है? बेबल को वापस बुला देता है और भारत में नया वायसराय बनकर आ बैठता है। कौन? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत आ जाता है 24 मार्च 1947 को। कब आ जाता है बच्चा? 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन आ जाता है 24 मार्च 1947 को। और वो यहाँ की स्थितियों को पकड़ता है और देखता है। और माउंटबेटन क्या करता है? स्थितियों को देखता है, नोटिस एक चीज करता है और यहाँ की स्थितियों के बारे में बात पता करता है। चला जाता है ब्रिटेन 31 मई 1947 को। कब चला जाता है? 31 मई 1947 को। और सारी घटना से रूबरू कराता है किसको? इटली को। किसको? इटली को रूबरू कराता है। इस तरीके से 3 जून को 3 जून को इस प्रकार 3 जून 1947 को देखो, हमने बताया 24 मार्च 1947 को नया वायसराय बनकर कौन आ रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को जाता है, भारत की स्थिति से रूबरू कराता है इटली को और इस तरीके से देखता है। और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसको माउंटबेटन योजना, कहीं कहीं मनबाटन योजना, कहीं कहीं ब्राउन प्लान योजना, सब कुछ कहा जाता है। 3 जून को कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, कहीं कहीं इसको मनबाटन योजना, कहीं कहीं इसको ब्राउन प्लान योजना, यह सब योजना के साथ। और यह क्या होता है? यह योजना आती है और यहां से आसार मिल जाते हैं कि अब 2 डोमिनियन स्टेट बनी जाएंगे, 2 अधिराज्य बनी जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। अब यह सब होने के बाद क्या होता है? 3 जून 1947 के बाद दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है। दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में दिल्ली के एक बैठक में क्या होता है? वो बैठक बुलाई जाती है 4 जुलाई 1947 को। कब बुलाई जाती है? 4 जुलाई 1947 को एक बैठक बुलाई जाती है और इसी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। के क्वेश्चन बन सकता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एक चीज याद रखिए, आप मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि ये आप लोग रट के चले जाते हो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान का पहला चैप्टर खत्म ना, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं, ये सब चीज आपको मेंस राइटिंग में भी बहुत काम आएगा। देखिए एक चीज और है ना, कोई भी चीज आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, सुबह उठिए और अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मुझे ये करना है। फिर रात में सोने जाइए, सोने से पहले एक बार खुद को आप सोचिए अपने बारे में कि आज क्या आपने सुबह में जो टारगेट फिक्स किया था, क्या आज आपका वो टारगेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या कमियां रह गई? क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? इन सब चीजों पे खुद पे विचार कीजिए और जितना बेहतर तरीके से आप खुद को जानते हो उतना बेहतर तरीके से दुनिया में आपको कोई नहीं जानता है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि अरे नहीं हमसे ज्यादा तो वो हमारे बारे में जानती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। इस वजह से खुद पे वर्क शुरू कीजिए, सुबह उठिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मैं ये करूंगा और बिल्कुल अचीव कीजिए। अगर अचीव करते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए और थोड़ा सा टारगेट बढ़ाइए, निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। और देखिए मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो निश्चित रूप से और हमारा साथ आपको बिल्कुल मिलेगा। देखिए थोड़ा सा टाइम बहुत हमें दिक्कत है, लेकिन दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल।
मैं रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलर वीडियो देखूंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते, आते हैं मुद्दे पे। इस तरीके से क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को एक मतलब पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक योजना, भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की जाती है। भारत विभाजन योजना, यह जब योजना आती है और माउंटबेटन योजना आती है तो गांधी जी इसके धुर विरोधी रहते हैं और गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समय की स्थितियों को भांपते हुए आखिर कर भी क्या सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए भारत पे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो कई पाकिस्तान बन जाते हैं। ठीक, अब देखा जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ भाई अध्यक्षता में ये चीज हो जाती है। उसके बाद 1947 में क्या होता है, इसी 1947 में जुलाई तक घटना हो रही है। देखिए एक भी मंथ इधर उधर हम कूद नहीं रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आप समझ जाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िए। अब इसमें क्या होगा तो इसमें देखे गए तो फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र होता है। बहुत लोग ऑप्शन में रहता है, एक ही ऑप्शन रट लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। तो उससे नहीं, तो भारत मतलब हमारा आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस दिन क्या होता है कि 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में एक पेश किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता के लिए इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा 4 जुलाई 1947 को पेश किया जाता है। फिर क्या होता है, 15 जुलाई पे इस पे बहस होती है 1947 को, और इस तरीके से कहा जाता है कि अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। फिर 15 जुलाई 1947 को अगर सब बहस हो जाने के बाद 18 जुलाई 1947 को इसको राज्य की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। और यही यूटीटी से 2014 में क्वेश्चन आया था कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त होता है, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से देखा जाए 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाता है, सिंध का प्रांत दे दिया जाता है, पश्चिमी पंजाब दे दिया जाता है। इस तरीके से आपने देखा भारत और पाकिस्तान, मतलब इसके बारे में अम्बेडकर, देखो जब अंतरिम सरकार की बैठक हो रही थी ना, अनुबंसल अम्बेडकर जी ने एक बात कहा था, यहाँ पे एक देश है दो सरकार है। ठीक, और इस तरीके से हिंदुस्तान का एक अखंड भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब चाणक्य ने सपना देखा था, और जिस अखंड भारत का सपना चाणक्य लेकर तक्षशिला से चला था धनानंद के पास, और वो धनानंद उसे बेइज्जत कर निकाल देता है, और चंद्रगुप्त की मदद से क्या करता है, चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण कराता है, जिसमें मगध सबसे ताकतवर, सब बताऊंगा। और ये सब होता है उसी अखंड भारत का यहाँ पे खंड खंड हो जाता है, और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन जाते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज बस यहाँ पे देखने के बाद वीडियो समाप्त करता हूं मैं। इस मतलब जब भारत पाकिस्तान दो देश बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा है, कुत्ता जिसे बैठता है ना, ऐसे करके बैठता है, पूछ ऐसे उठा के, बिल्कुल पाकिस्तान का नक्शा वैसा ही है। ठीक, अब देखना इस तरीके से भारत पाकिस्तान दो देश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सीमा निर्धारण के लिए दो आयोग, देखिए सीमा निर्धारण के लिए, इनके सीमा निर्धारण के लिए क्या होता है, दो सीमा आयोग बनाए, पंजाब सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। और यही पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का जो अध्यक्ष जो कौन बनता है, रेडक्लिफ। कौन? रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। इस तरीके से रेडक्लिफ क्या किया, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसने किया, रेडक्लिफ ने किया। और इस तरीके से दोनों देश अलग होने के बाद भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मतलब वही जवाहरलाल नेहरू, और गवर्नर कौन बनता है, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उधर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। इस तरीके से आपने देखा हमने भारत को आजाद करा दिया, मतलब भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। और अब हम देखेंगे, बैठक वटक छोड़ी बहुत,
संविधान का पहला यूनिट समाप्त। एक चीज और, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पे सारे क्वेश्चन सीरीज जितने होंगे, सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक जो बने होंगे, चाहे जो बन सकते हैं जिसकी संभावना है, सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे और आपका कोई भी मतलब यहां से छूटेगा नहीं। एक चीज रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना प्यार हमें दिखाइए, क्योंकि क्या होता है अगर आप दिखाएंगे लाइक शेयर करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। मैं रात को 1:30 बजे के मैं पूरी रात वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप एक बार प्यार तो दिखाइए, आप हमारा सहयोग कीजिए, ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, समझ में आए कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। कहीं भी कोई कमी लगे तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए सर जय हिंद।